नमस्कार दोस्तों, आज की तारीख है 31 अगस्त 2024 और हम आपके लिए लाए हैं हिमाचल प्रदेश के ताज़ा समाचार। लेकिन पहले एक सवाल, आप हिमाचल के किस खूबसूरत कोने से ये खबरें सुन रहे हैं? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अब थोड़ी सी गंभीरता के साथ अगर आप हिमाचल के विकास, पर्यटन और सामाजिक क्षेत्र की हर छोटी बड़ी खबर से अपडेट रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जी हाँ, फटाफट सब्सक्राइब का बटन दबाएं और हमारे साथ जुड़े। और हाँ, अपडेट्स के लिए हमें फॉलो करना मत भूलिए। खबरें ताज़ा हो या मजेदार, हम हैं आपके साथ हर कदम। समाचार नंबर 1, मायके में जमीन में है तो महिला भूमिहीन नहीं। यदि किसी महिला के मायके पक्ष में शादी से पहले उसका जमीन पर अधिकार है तो उसे भूमिहीन नहीं माना जा सकता। सरकार ने भूमिहीन परिवारों की पात्रता को लेकर इसे स्पष्ट कर दिया है। विधानसभा में विधायक आशीष शर्मा के एक सवाल के लिखित जवाब में बताया गया है कि प्रदेश में भूमिहीन परिवारों को सरकारी भूमि 3 बिस्वा व 2 बिस्वा योजना चलाई गई है। इसके अंतर्गत उपलब्धता एवं पात्रता अनुसार उनको जमीन दी जाती है। इस योजना के तहत ऐसी महिलाओं को पात्र माना जाता है जिनके पति भूमिहीन थे और उनकी मृत्यु हो गई है, भले ही महिला का मायके पक्ष में भूमि में अधिकार हो। यदि महिला पहले ही मायके में भूमि की मालिक है तो ऐसी महिला के परिवार को भूमिहीन नहीं माना जा सकता एवं वह 3 व 2 बिस्वा योजना के तहत भूमि आवंटन हेतु पात्र नहीं है। पॉली हाउस योजना में लाहुल को 4,006 लाख। मुख्यमंत्री नूतन पॉली हाउस योजना के तहत लाहुल स्पीति को वर्ष 2019 से अब तक 388 लाख रुपए की राशि मिली है। सदन में विधायक अनुराधा राणा के सवाल पर कृषि मंत्री चंद्र कुमार ने बताया कि 2019 से 20 में इस योजना में कोई पैसा नहीं दिया गया था। 2020 से 23 तक बजट 5,076.54 लाख रुपए था, मगर 4,006.66 लाख की राशि ही मिल सकी। 408 हेक्टेयर सरकारी जमीन पर फल उत्पादन। सदन में विधायक लोकेंद्र कुमार के एक सवाल के लिखित उत्तर में बागबानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने बताया कि बागबानी विभाग का 503 हेक्टेयर सरकारी जमीन पर स्वामित्व है, जिस पर 93 फल संतति एवं प्रदर्शन उद्यान केंद्र स्थापित किए गए हैं। इस भूमि में से 408 हेक्टेयर क्षेत्र में फलों का उत्पादन किया जा रहा है। इसमें सेब का उत्पादन लगभग 160 हेक्टेयर क्षेत्र में हो रहा है। समाचार नंबर 2, क्राइम न्यूज। कार पर जाली नंबर प्लेट लगाकर बच्चे की किडनैपिंग। पड़ोसी राज्य पंजाब के पठानकोट में शुक्रवार दोपहर बाद बच्चे की किडनैपिंग में चंबा जिला के डलहौजी उपमंडल के नंबर की कार के प्रयोग के बाद हड़कंप मच गया। हालांकि पुलिस की पड़ताल में पाया गया कि किडनैपिंग वाली कार पर जाली नंबर की प्लेट लगाई गई है। पुलिस ने कार के उल्लेखित नंबर का रिकॉर्ड जांचने पर मालिक का पता तलाश लिया। इस दौरान कार मालिक ने टांडा में होने की बात कही। इसके बाद ही पुलिस ने राहत की सांस ली। पुलिस ने किडनैपिंग के बाद पंजाब पुलिस के इनपुट के आधार पर चंबा पठानकोट NH पर स्थित तुनुहट्टी बैरियर पर चौकसी बढ़ा दी है। जानकारी के अनुसार शुक्रवार दोपहर बाद पठानकोट के शैली मार्ग से एक बच्चे को किडनैप कर लिया गया। किडनैपरों ने बच्चे के परिजनों से 2 करोड़ रुपए की फिरौती की मांग की है। पंजाब पुलिस ने मामले की पड़ताल के मार्ग पर लगे CCTV कैमरों में डलहौजी उपमंडल के नंबर प्लेट की कार के किडनैपिंग में प्रयोग होने की बात पाई। इस पर पंजाब पुलिस ने हिमाचल पुलिस से संपर्क किया। पंजाब पुलिस ने CCTV कैमरे में कैद कार सहित बच्चे का हुलिया व किडनैपरों के फिरौती पत्र को हिमाचल पुलिस के साथ साझा किया। पंजाब पुलिस के इनपुट के बाद हिमाचल पुलिस ने हरकत में आते हुए विभिन्न व्हाट्सएप ग्रुप में सूचना को शेयर करने के साथ ही पड़ताल आरंभ कर दी। डलहौजी पुलिस थाना के प्रभारी इंस्पेक्टर जगवीर सिंह ने बताया कि पंजाब पुलिस से मिले इनपुट के आधार पर किडनैपिंग में प्रयोग कार के नंबर की जांच पर पाया गया है कि यह कार सलूनी उपमंडल के ज्वांस गांव के व्यक्ति की है। इस व्यक्ति से बात होने पर बताया कि कार अभी टांडा मेडिकल कॉलेज में है। व्यक्ति ने टांडा में पार्क अपनी कार की फोटो भी शेयर की है। ऐसे में माना जा रहा है कि किडनैपरों ने जाली नंबर की प्लेट का प्रयोग कर वारदात को अंजाम दिया है। पंजाब पुलिस के इनपुट के बाद चौकसी बढ़ा दी गई है। समाचार नंबर 3, झाड़माजरी में गैस रिसाव से ब्लास्ट, 2 गंभीर घायल, PGI रेफर। बरोटीवाला के तहत झाड़माजरी में LPG के रिसाव के बाद हुए ब्लास्ट में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए।
घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद पीजीआई चंडीगढ़ रेफर कर दिया है। दोनों की हालत गंभीर बनी हुई है। धमाका इतना जोरदार था, इसकी गूंज जहां काफी दूर तक सुनाई दी, वहीं इससे कमरे में रखा फ्रिज फट गया और कमरे की दीवारें व रेलिंग भी ढह गई। घटना की सूचना मिलने के बाद फोरेंसिक एक्सपर्ट्स की टीम ने घटनास्थल का दौरा किया और घटना के कारणों की पड़ताल शुरू करते हुए साक्ष्य जुटाए। शुक्रवार सुबह करीब 8 बजे झाड़माजरी स्थित मकान में गैस रिसाव के बाद हुए धमाके में फ्रिज फट गया और कमरे की दीवारें ढह गई, जिससे 2 लोग घायल हो गए। दोनों युवकों का सारा सामान व मोबाइल फोन भी वहीं फर्श पर पड़े रह गए हैं। धमाके की गूंज सुन मौके पर पहुंचे लोगों ने इस घटना की जानकारी पुलिस को दी और घायलों गौरव कुमार पुत्र पाल निवासी जिला बदायूं उत्तर प्रदेश, तरसेम सिंह पुत्र सावन सिंह निवासी घर नंबर 366 ए गांव गोरगांव खास जिला कांगड़ा को एम्बुलेंस में अस्पताल पहुंचाया, जहां से उन्हें पीजीआई रेफर कर दिया गया। बता दें कि तरसेम सिंह स्थानीय उद्योग में कार्यरत है और वह झाड़माजरी में सुरेंद्र पाल के किराए के मकान में रह रहा था। शुक्रवार सुबह 8 बजे उसके पास गौरव कुमार आया। इसी दौरान हुए एक जोरदार धमाके के साथ फ्रिज फट गया और कमरे की दीवारें व रेलिंग जमींदोज हो गई। पुलिस की प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि एलपीजी गैस का रिसाव हो रहा था, जिससे गैस कमरे में भर गई और अचानक फ्रीज खोलते ही ब्लास्ट हो गया। गैस रिसाव की इस घटना के बाद फोरेंसिक विशेषज्ञों ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। सूचना मिलते ही एसपी बद्दी इल्मा अफरोज ने तुरंत घटनास्थल का दौरा किया और विशेषज्ञों के साथ इस घटना के विभिन्न पहलुओं पर गहन चर्चा की। एसपी बद्दी इल्मा अफरोज ने बताया कि पुलिस इस मामले के हर पहलू की गहनता से जांच कर रही है। इस घटना में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिन्हें पीजीआई में भर्ती किया गया है। समाचार नंबर 4। 16 साल बाद दोषी पाया गया पटवारी, हाई कोर्ट ने पलटा निचली अदालत का फैसला। प्रदेश हाई कोर्ट ने रिश्वतखोरी के जुर्म में पटवारी को वारदात के 16 साल बाद दोषी ठहराया है। कोर्ट ने पटवारी को जमीन से जुड़े कुछ कागज बनाने की एवज में 1000 रुपए की रिश्वत लेने का दोषी ठहराते हुए निचली अदालत के फैसले को पलट दिया। न्यायाधीश राकेश कैंथला ने विशेष न्यायाधीश हमीरपुर के 17 अगस्त 2010 के फैसले को कानून के विपरीत पाते हुए रद्द कर दिया। कोर्ट ने दोषी सीताराम को सजा सुनाए जाने के लिए 10 सितंबर को अदालत में उपस्थित रहने के आदेश भी जारी किए। अभियोजन पक्ष के द्वारा न्यायालय के समक्ष रख तथ्यों के अनुसार शिकायतकर्ता होशियार सिंह आईटीबीपी में कार्यरत था। वह 2 अक्टूबर 2008 को अपनी 2 महीनों की वार्षिक छुट्टी पर अपने गांव दलचेहड़ा आया था। उस समय उसके गांव में बंदोबस्त का काम चल रहा था। इस दौरान उसकी भूमि की तकसीम नहीं की गई। उसने अपने वकील से इस बाबत बात की तो वकील ने कुछ जरूरी कागजात एकत्रित करने की सलाह दी ताकि तकसीम का मामला दायर किया जा सके। होशियार सिंह जमाबंदी, ततीमा जैसे कागजात बनवाने के लिए दलसेहड़ा के तत्कालीन पटवारी सीताराम से 22 अक्टूबर को मिला। पटवारी ने उसे कहा कि कागज तैयार करने का बहुत बड़ा काम है, जिसके लिए उसकी पूरी रात भी लग सकती है। वह अगले दिन दोपहर 12 से 1 बजे तक कागजात तैयार करके रखेगा। पटवारी ने कागज तैयार करने की एवज में 1000 रुपए रिश्वत की मांग भी की। शिकायतकर्ता ने इसे बड़ी रकम बताते हुए इनकार किया तो पटवारी ने कहा कि 1000 रुपए दिए बगैर कागज तैयार करने का काम पूरा नहीं होगा। शिकायतकर्ता रिश्वत नहीं देना चाहता था, इसलिए उसने इसकी शिकायत विजिलेंस के पास की, जिसके बाद पटवारी को अगले दिन रंगे हाथों 1000 रुपए की रिश्वत के साथ विजिलेंस टीम ने पकड़ लिया। मामला विशेष न्यायाधीश हमीरपुर के समक्ष प्रस्तुत किया गया। अभियोजन पक्ष ने कुल 10 गवाह पेश किए। विशेष न्यायाधीश हमीरपुर ने शिकायतकर्ता को आरोपी का सहयोगी बताते हुए उसे बरी कर दिया था। समाचार नंबर 5। असेंबली सेशन, सदन में थुनाग के हॉर्टिकल्चर कॉलेज पर हंगामा। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के चौथे दिन सदन में थुनाग हॉर्टिकल्चर कॉलेज का मामला खूब गरमाया। विपक्ष ने इस मामले में हंगामा किया। विपक्ष की ओर से नारेबाजी की गई और सरकार के जवाब से नाखुश विपक्ष ने विरोध जताया। यहां सरकार की ओर से संसदीय कार्य मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने वॉकआउट की परिभाषा का जिक्र किया और कहा कि विपक्ष के कुछ विधायक यहीं पर बैठे होते हैं और शेष बाहर जाते हैं, ऐसे में इसे वॉकआउट नहीं कहा जा सकता। यह वॉकआउट नहीं, प्रोटेस्ट है। आज भी इस मुद्दे पर ऐसा ही हुआ, क्योंकि तब विपक्षी विधायक अनिल शर्मा सदन में ही थे और अपना अगला सवाल पूछ रहे हैं। उन्होंने मंडी स्मार्ट सिटी को लेकर सवाल किया।
इस पर विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने व्यवस्था दी कि इस तरह जब उनके विधायक अंदर ही हैं, तो फिर यह वॉकआउट में शामिल नहीं होगा। थुनाग हॉर्टिकल्चर कॉलेज को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री व विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने सदन में सवाल उठाया और सरकार पर कई आरोप जड़ दिए। सरकार जानबूझकर इस कॉलेज को बंद करने की फिराक में है, जबकि उन्होंने अपने कार्यकाल में इसके लिए 205 बीघा जमीन दी थी और 10 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया था। उनके आरोपों को बागबानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने नकार दिया और कहा कि सरकार की मंशा साफ है कि वह पढ़े वाले बच्चों को सभी सुविधाएं देगी और इस कॉलेज को बेहतर तरीके से चलाएगी। उन्होंने कहा कि कॉलेज बंद नहीं किया जा रहा है, परंतु इसके लिए 300 करोड़ की जरूरत है। बागबानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि थुनाग में औद्यानिकी कॉलेज के लिए जो जगह चिन्हित की गई है, उसमें 2 ही ब्लॉक बनाए जा सकते हैं। वहां पर हॉस्टल और अन्य ब्लॉक नहीं बनाए जा सकते। उन्होंने नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर पर तंज कसते हुए कहा कि उनके पास 5 साल का समय था, उस समय इस पर ध्यान नहीं दिया। जयराम ठाकुर ने सराज में 5 साल में 11 स्थानों पर रेस्ट हाउस बना दिए। सरकार चाहती है कि इनका सदुपयोग किया जाए। नेता प्रतिपक्ष कुछ और जानकारी हासिल करना चाहते थे, लेकिन अध्यक्ष ने अगला सवाल लगा दिया और भाजपा के ही अनिल शर्मा ने अगला सवाल पूछ लिया। इसी दौरान विपक्ष के सदस्यों ने आपत्ति जताई। एचडीएम पिछली सरकार की गलती से 1000 करोड़ की देनदारी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हस्तक्षेप करते हुए कहा कि विपक्ष के नेता हमारे साथ दिल्ली चलें, केंद्र से धन उपलब्ध करवाएं तो वे तेजी से कार्य करवाएंगे। मुख्यमंत्री ने अटल मेडिकल विश्वविद्यालय का मामला उठाते हुए कहा कि जहां पर यह बना है वह जमीन सरकार के नाम पर नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार इसका केस हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों जगह हार गई है और 1000 रुपए की देनदारी खड़ी हो गई है। समाचार नंबर 6। शिमला में विजिलेंस ने पकड़ी अवैध लकड़ी। शिमला के सुन्नी उपमंडल के तहत कोठी गांव में देवदार के अवैध कटान का मामला सामने आया है। देवदार के अवैध कटान के मामले में विजिलेंस ने कोठी गांव के मंदिर समिति के सदस्यों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। विजिलेंस की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए सुन्नी उपमंडल के कोठी गांव में एक सामुदायिक भवन से देवदार के स्लीपर और मूर्छे बरामद किए हैं। विजिलेंस की अचानक कार्रवाई से वन काटुओं में हड़कंप मच गया है। विजिलेंस की जांच में वन माफिया से जुड़े कई अहम खुलासे हो सकते हैं। विजिलेंस ने अवैध कटाने के मामले में मंदिर समिति के सदस्यों के खिलाफ केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। विजिलेंस टीम को गुप्त सूचना मिली थी कि सामुदायिक भवन कोठी में देवदार की अवैध लकड़ी रखी गई है। विजिलेंस की टीम ने गुप्त सूचना कार्रवाई करते हुए सामुदायिक भवन कोठी में छापामारी करके सामुदायिक भवन कोठी में देवदार की अवैध लकड़ी के 15 स्लीपर और 72 तख्त बरामद किए हैं। उधर एसपी विजिलेंस साउथ रेंज अंजुम आरा का कहना है कि विजिलेंस ने देवदार की अवैध लकड़ी के मामले में मंदिर समिति गांव कोठी ग्राम पंचायत ओगली तहसील सुन्नी के सदस्यों के खिलाफ थाना एसवी और एसीबी शिमला में भारतीय वन अधिनियम की धारा 303, 2, 61, 2, बीएनएस और 32, 33 के तहत केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। एसपी ने कहा कि विजिलेंस की टीम ने सामुदायिक भवन कोठी में देवदार की अवैध लकड़ी के 15 स्लीपर और 72 तख्त बरामद किए हैं। समाचार नंबर 7। हिमाचल न्यूज 60 घंटे बाद निगुलसरी एनएच बहाल। आखिरकार 60 घंटे के बाद निगुलसरी के समीप बंद NH 05 खुल गया है। सड़क बहाल होने से सभी ने राहत की सांस ली है। हालांकि मार्ग खुलने बाद दोनों ओर ट्रैफिक जाम हो गया है। इससे पहले मार्ग न खुलने पर वहां फंसे लोगों ने विभाग के खिलाफ रोष भी प्रकट किया। मार्ग खुलने से बागबानों, स्थानीय लोगों सहित किन्नौर से वापस जा रहे पर्यटकों ने भी राहत की सांस ली है। मार्ग बहाल होने के बाद रोजमर्रा की जरूरत की वस्तुओं की आमद भी सुचारू होने की उम्मीद है। बताते चलें कि पिछले 3 दिन से राष्ट्रीय उच्च मार्ग 05 निगुलसरी के समीप पूरी तरह से बंद हो गया था, जिसे बहाल करना विभाग एवं प्रशासन के लिए चुनौती बना हुआ था। करीब 60 घंटे बाद कड़ी मशक्कत करके उक्त मार्ग को बहाल किया गया। निगुलसरी ब्लॉक पॉइंट में अभी भी खतरा बना हुआ है। लगातार पत्थर गिरने के कारण गुजरने वाले वाहनों के लिए अभी भी खतरा बना हुआ है। कनिष्ठ अभियंता NH सतीश जोशी ने बताया कि बंद NH को सभी प्रकार के वाहनों के लिए खोल दिया गया है। सभी लोग सावधानी बरतते हुए ब्लॉक पार करें व अनावश्यक यात्रा करने से बचें।
समाचार नंबर 8। फ्रांस के वैज्ञानिकों के प्रतिनिधिमंडल ने सीएम सुक्खू से की भेंट। फ्रांस के राष्ट्रीय कृषि, खाद्य एवं पर्यावरण अनुसंधान संस्थान INRA के 4 वैज्ञानिकों के प्रतिनिधिमंडल ने शुक्रवार को यहां मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू से भेंट की। LISIS के उप निदेशक प्रो एलिसन मैरी लोपोल्टो के नेतृत्व में टीम में शोधकर्ता प्रो मिरेल मैट, डा एवलिन लोस्टे और डा रेनी वैन डिस शामिल हैं। वह प्राकृतिक खेती के क्षेत्र में हुई प्रगति के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए हिमाचल प्रदेश के दौरे पर आए हैं। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश प्राकृतिक खेती के क्षेत्र में अग्रणी राज्य है। हिमाचल प्राकृतिक खेती के माध्यम से उगाए गए उत्पादों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य है। प्रदेश में गेहूं 40 रुपए प्रति किलोग्राम और मक्का 30 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से खरीदा जा रहा है। इसके अतिरिक्त गाय का दूध 45 रुपए प्रति लीटर और भैंस का दूध 55 रुपए प्रति लीटर की दर से खरीदा जा रहा है। उन्होंने प्राकृतिक खेती में उत्पाद प्रमाणन के महत्व पर बल दिया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में सीतारा प्रमाणन प्रणाली शुरू की गई है, जिसे किसानों को उचित मूल्य दिलाने के लिए लागू किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमोन्नति योजना को राज्य में क्लस्टर आधारित दृष्टिकोण के साथ लागू किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य रसायन मुक्त उत्पादन और प्रमाणन करना है। इसके तहत लगभग 50,000 किसानों को शामिल करने और 2,600 कृषि समूह स्थापित करने की योजना है। इसके अलावा राज्य सरकार डेयरी क्षेत्र को बढ़ावा देने और दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। INRA के वैज्ञानिक 3 सप्ताह तक डा YS परमार बागबानी एवं औद्यानिकी विश्वविद्यालय नौणी और राज्य के अन्य स्थानों का दौरा करेंगे। उनका दौरा यूरोपीय आयोग द्वारा वित्त पोषित एक्रोपिक्स परियोजना, अंतर्राष्ट्रीय सहन प्रवर्तन गतिशीलता और स्थिरता के साक्ष्य की ओर कृषि पारिस्थितिकी फसल संरक्षण का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य कृषि पारिस्थितिकी फसल संरक्षण में सहन प्रवर्तन को आगे बढ़ाना है। प्रतिनिधिमंडल ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने में राज्य सरकार के प्रयासों और सीतारा प्रमाणन प्रणाली की सराहना की। उन्होंने कहा कि INRA इस प्रमाणन प्रणाली को अन्य देशों में अपनाने की संभावना तलाशेगा। बैठक में शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर, मुख्य संसदीय सचिव संजय अवस्थी, विधायक सुरेश कुमार, विवेक शर्मा, नीरज नैयर, विनोद सुल्तानपुरी, रणजीत सिंह राणा, सुदर्शन बबलू, सचिव कृषि सी पालरासु, निदेशक बागबानी विनय सिंह, डा YS परमार बागबानी एवं औद्यानिकी विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो राजेश्वर चंदेल और अन्य गणमान्य उपस्थित थे। समाचार नंबर 9। बयान से उखड़े वन अधिकारी कर्मचारी। अखिल भारतीय वन अधिकारी महासंघ ने कहा है कि ऊना के विधायक सतपाल सत्ती द्वारा वन विभाग के कर्मचारी और अधिकारियों पर की गई टिप्पणी निंदनीय है। महासंघ ने वन विभाग के कर्मचारी व अधिकारी ने विरोध जताया है। अखिल भारतीय वन अधिकारी महासंघ के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रदीप ठाकुर ने कहा कि उनकी टिप्पणी से वन विभाग के कर्मचारी व अधिकारियों का मनोबल टूटा है, क्योंकि वह एक चुने हुए प्रतिनिधि है और चुने हुए प्रतिनिधि द्वारा विधानसभा में खड़े होकर इस तरह की निम्न स्तरीय टिप्पणी से वन विभाग के कर्मचारी आहत हैं। उन्होंने कहा कि संगठन ने इसका संज्ञान लेते हुए विरोध दर्ज करवाया है और ऊना के विधायक सतपाल सत्ती से वन विभाग के कर्मचारी व अधिकारियों से माफी मांगने के लिए कहा है। उन्होंने कहा कि यदि वह ऐसा नहीं करते तो भविष्य में उनका घेराव भी किया जा सकता है। उन्होंने नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर से भी अपील की है कि वह इस विषय के ऊपर हस्तक्षेप करते हुए सतपाल सत्ती को वन विभाग के कर्मचारी व अधिकारियों से सार्वजनिक रूप से माफी मंगवाएं, अन्यथा यह माना जाएगा कि यह टिप्पणी एक सोची समझी साजिश के तहत की गई है। वन विभाग के कर्मचारी व अधिकारियों ने वनों की रक्षा के लिए अपनी जान गंवाई है। इसके कई उदाहरण देखने को मिले हैं। वनों की रक्षा करते हुए अभी तक सैकड़ों कर्मचारियों की जान जा चुकी है। जंगल की सुरक्षा के साथ साथ आग बुझाते हुए कई वनरक्षकों व अन्य अधिकारियों की जान गई है तथा कई बार जंगली जानवरों के हमले से भी जान गई है। एक वनरक्षक व वन विभाग के अधिकारी अपना घर बार छोड़कर जंगलों की रक्षा के लिए तत्पर रहते हैं और उनके कार्य के घंटे भी निश्चित नहीं हैं। हम अपने राज्य के विकास में योगदान देने में गर्व महसूस करते हैं और हमें उम्मीद है आने वाले दिनों में हमें और भी अच्छी खबरें मिलेंगी। इन खबरों को अधिक लोगों तक पहुंचने के लिए कृपया हमारा कंटेंट शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट के लिए हमें फॉलो करें। अपने विचारों को कमेंट में शेयर करना ना भूलें।
आपका सहयोग हमें और भी बेहतर काम करने में मदद करेगा। धन्यवाद।